हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबने देखा हमने पिछली क्लास के अंदर कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस किए थे। जो हमने अपनी पिछली क्लास में जितना कुछ भी सीखा है, जितना भी कॉन्सेप्ट, जितनी भी थ्योरी पढ़ी, जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए हैं, उनको हमने क्वेश्चंस के फॉर्म में वापस से सॉल्व किया एक एक कॉन्सेप्ट को, ताकि हमारे जितने भी कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो सके। मतलब हमने अब तक लूप तक सब कुछ पढ़ रखा है आसानी से, जिसके अंदर हमने स्टार्टिंग की थी बेसिक प्रोग्राम से, फिर स्ट्रिंग, फिर लिस्ट, टपल्स, सेट, डिक्शनरीज, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, फिर लूप और कुछ एडवांस बेसिक्स किए थे, जिसके अंदर हमने सारे के सारे कोड इसी प्लेटफॉर्म पे अपने रन किए हैं। इसके बाद हमारी जो अगली क्लास है वो है फंक्शंस के बारे में। हमने लास्ट क्लास में कोडिंग के क्वेश्चंस कर लिए थे, अब हमारे आएंगे पाइथन फंक्शंस। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैं अगर आपको कहूँ कि पाइथन में लूप के ऊपर भी कुछ आता है ढंग से, उसके ऊपर भी कुछ पूछा जाता है, तो वो है फंक्शंस। यह आपकी कोर एबिलिटीज़ को जानने के लिए हेल्प करता है। जब भी इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चंस पूछता है और वो फंक्शंस में से पूछता है, तो वो ये जानने की कोशिश करता है कि जो ये बच्चा बैठा है सामने, जो ये कैंडिडेट बैठा है मेरे सामने, ये कहाँ तक समझ पा रहा है कोडिंग को। और कोडिंग को बहुत डिटेल में समझने के लिए सामने वाले कैंडिडेट को या तो फंक्शन और लूप, इन दोनों की बहुत ही डिटेल में नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर उसको इन दो के बारे में अच्छे से नॉलेज है, मतलब उसको ये जो बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं ना, हमारे सेट के, डिक्शनरीज़ के, टपल्स के, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के, ये आसानी से आते हैं। तो चलिए फंक्शंस क्या होता है। फंक्शन को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये स्पेशल ब्लॉक होता है प्रोग्राम का, एक स्पेशल सेट होता है जो किसी स्पेसिफिक टास्क को बार बार करने के काम आता है। ठीक है, मतलब आपको एडिशन करना हो किन्हीं दो नंबरों का, तो आप ये लिखेंगे a = 5, b = 5, प्रिंट a + b, इसका आउटपुट आ जाएगा 10। फिर जब आप वापस लिखोगे उसी कोड के अंदर, तो आप लिखोगे x = 2, y = 3, प्रिंट x + y 5, और ऐसे ही बार बार लिखते जाओगे। तो आपके पास कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? ABCD से सिंगल नंबर के आप a और b को ले लिया एक बार, x और y को ले लिया, तो ऐसे 13 बनेंगे। कैपिटल वालों को भी ले लिया तो इससे 26 बन जाएंगे। उसके बाद में आपको AB = 5, BC = C, D = ऐसे काम करना पड़ेगा। लेकिन हमारा फंक्शन क्या करता है? फंक्शन कोड को रीयूजेबल बनाता है। हमने अगर एक बार a और b लिखा है तो हम उस चीज़ को बार बार यूज कर सकते हैं। ये आपके कोड को रीडेबल बनाता है, रीयूजेबल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि व्हाट इज अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन्स ओनली व्हेन वी कॉल इट। जब हम इसको कॉल करते हैं ये तभी रन करता है। इट हेल्प अस टू ऑर्गेनाइज कोड, ये कोड को ऑर्गेनाइज करने के काम आता है। ये हेल्प करता है, अवॉइड करता है राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन। जैसा मैंने आपको बताया था, ये कोड को रीयूजेबल बनाता है। ये रीराइट करने के लिए फोर्स नहीं करता कि है ना आपको ये लाइन बार बार लिखनी पड़ेगी। और क्या, फंक्शन मेक कोड ईजियर टू रीड एंड मैनेज। ये कोड को आसानी से हम पढ़ सकते हैं और इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करो, तो जैसे आपने घर में वॉशिंग मशीन देखी होगी। वॉशिंग मशीन में क्या होता है, आप कपड़े डालते हैं, इनपुट देते हैं, उसको कॉल करते हैं, मतलब उसको रन करते हैं, और उसके बाद वो आउटपुट देता है, मतलब आपको साफ धुले कपड़े देता है। ऐसे हमारे मिक्सचर में क्या है ना, फल फ्रूट डाल देते हैं उसके अंदर, फिर उसको कॉल करते हैं, उसको रन करते हैं, और वो आउटपुट देता है हमें जूस के रूप में। ऐसा ही हमारे फंक्शन के अंदर है। फंक्शन के अंदर हमने ना एक ऐसा समझिए एक मशीन है फंक्शन, जिसके अंदर हम कुछ भी इनपुट देंगे और उसको जब कॉल करेंगे ना फंक्शन को, तो आपको आउटपुट देगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर हमने ये तो बहुत बार किया होगा, हमने जैसे लास्ट क्लास में किया था, लिस्ट = 12, 34, 45, ये वाला। इसके बाद में हमने प्रिंट किया था मैक्स ऑफ LST, ठीक है। और जब हमने रन किया तो ये 45 आ गया। तो यहाँ पर ये जो मैक्स फंक्शन है, ये पहले से ही डिफाइन करके इन्होंने पहले से ही बिल्ड कर रखा है हमारी सहूलियत के लिए, हम इसको आसानी से यूज कर सके। जैसे शॉर्ट फंक्शन हो गया, इनको इन्होंने पहले से ही कर रखा है। अब ऐसा ही मैं एक आपको सम के बारे में बना के दिखाता हूँ। फंक्शन जैसे हमने डिफाइन किया सम A और B,
ठीक है। अगर मैं यहाँ पर करूँ रिटर्न ए प्लस बी, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है सम, जैसे 12 एंड 13। अब क्या आएगा, अब ये सम प्रिंट हो जाएगा 25। मतलब अभी हमने क्या किया है, जो हमने इस फंक्शन में किया था प्रिंट वाले में, और ये रहा यहाँ पे। अगर आपको मैं ऐसे दिखाऊं इसको, कि जो हमने यहाँ पर ये लाइन लिखी और एक ये लाइन लिखी है, ठीक है। अब ये जो पार्ट है ना इसका मैक्स वाला, अगर मैं इसको मैक्स नाम के दूं तो ये तो हमारा पहले से ही स्टोर है लाइब्रेरी के अंदर। अब हमने ये एक सम नाम का फंक्शन बनाया इसकी तरफ से, इसकी हेल्प से। अगर मैं इसको वापस से लिखूँ प्रिंट सम, इस बार मैं कोई और अलग वैल्यू दे देता हूँ 12 एंड 43, वापस रन करता हूँ तो 56 आया। अब मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे ये ए प्लस बी बार बार नहीं लिखना पड़ रहा, मुझे डायरेक्ट प्रिंट करना पड़ रहा है सम 23 43, ठीक है। और इससे भी बचने के लिए अगर आपको ये बार बार प्रिंट भी नहीं करना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो प्रिंट। अब आपको प्रिंट भी बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट लिखना है सम लिखना है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है 23, ठीक है। जैसे सम कॉल किया 43 12, और वापस से अगर आपने सम कॉल किया 24, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको प्रिंट भी बार बार नहीं लिखना पड़ रहा। अगर मैं इसी 46, 48 को यहाँ नीचे वाले में लिखूँ, जो हमारा पुराना मेथड है, बिना किसी फंक्शन के b इक्वल टू 23, तो a प्लस बी प्रिंट करूँगा a प्लस बी, तो आप यहाँ पर देख सकते 46 आ गया। लेकिन अब अगर मैं a इक्वल टू ये करा 34 और b इक्वल टू करा 12, और अगर मैंने फिर से यहाँ पर किया प्रिंट a प्लस बी, तो अब 46 है। हमने वापस ये सेम काम किया है, ठीक है। और अगर मैं अभी यहाँ पर प्रिंट करूँ a की वैल्यू और प्रिंट करूँ b की वैल्यू, तो हमारे पास 34 और 12 आएगी। लेकिन अगर क्या हो, अगर मुझे ये वैल्यूज देखनी हो, हमने इन वैल्यू को चेंज कर दिया, लेकिन इसमें यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, इसमें सारा काम होता है। और आप कोड की लेंथ भी देख सकते हैं, यहाँ पर 3 और 3 6 लाइन का तो सिर्फ कोड हुआ है, जिसमें हमने सिर्फ 2 आउटपुट दिया है। अगर इन 2 लाइनों को हटा दूँ तो हमारे पास सिर्फ 6 लाइन का कोड हो गया, और यहाँ पर सिर्फ 1 2 5 लाइन के अंदर हमने 3 आउटपुट लिख लिए। अगर मुझे एक और 48 प्रिंट कराना होगा तो मुझे वापस से सेम लाइनें लिखनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो हमने लिखा है यहाँ पर, कि ये ना इस कोड को ईजी करता है, ऑर्गेनाइज करता है कोड को। इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। अब अगला तो बताता हूँ मैं क्रिएटिंग अ फंक्शन, हम फंक्शन को कैसे क्रिएट करते हैं। मैंने आपको जस्ट बेसिक आइडिया दिया है, लेकिन मैंने ये नहीं सिखाया कि आपको क्रिएट कैसे करना है फंक्शन को। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक कीवर्ड है डेफ नाम का, जिसको हम फुल फॉर्म में डिफाइन भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं। डेफ जो कि बताता है पाइथन को कि हाँ अब ये फंक्शन बनाने वाला है यूज़र मतलब हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं। तो डेफ डिफाइन करता है कि यूज़र फंक्शन बनाने जा रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम कोई भी फंक्शन का नाम देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फंक्शन का नाम दिया सम, यहाँ पर हमने फंक्शन का नाम दिया सम। अगर मैं यहाँ मैक्स का नाम दे दूँ तो एक मैक्स नाम का फंक्शन बनेगा, और ये राउंड ब्रैकेट्स लगा देंगे, और उसके बाद कोलन आएगा। कोलन के बाद अब मैंने याद रखना, हम फंक्शन के हिसाब से ही उसके अंदर कोड लिखते हैं। अगर मैंने यहाँ मैक्स लिख दिया और मैंने रिटर्न कर दिया a प्लस बी, दिक्कत तो कुछ नहीं है, ये आउटपुट तो वही देगा, ये ऐड कर देगा, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर कोई और पढ़ेगा, एक मिनट, ओके हमने यहाँ पे पैरामीटर्स पास नहीं की, हाँ, तो दिक्कत कुछ नहीं है, ये आउटपुट दे देगा 48। लेकिन जब अगर कोई सामने वाला पढ़ेगा, जैसे मैंने आपको ऐसे बोल दिया, आपको बिना कोड दिखाई बोल दिया कि मेरे फंक्शन का नाम है मैक्स, मतलब सामने वाला क्या सोचेगा कि ये a प्लस बी एडिशन कर रहा है मैक्स के अंदर? नहीं, वो ये सोचेगा कि हाँ कोई मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहा होगा।
तो आपको फंक्शन का नाम भी सोच समझ के रखना है। अगर आप एडिशन करें तो आप सम लिखे, एड लिखे, एडिशन लिखे या एडिशन ऑफ टू नंबर लिखे, कुछ भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर मैक्स लिखा, तो मैं लिखूँगा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू डी देन प्रिंट करो ए, एल्स प्रिंट कर दो बी। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर मैंने यहाँ पर 244 लिख दिया। ठीक है, तो अब ये मैक्स वैल्यू निकालना, ये मैक्स वैल्यू फाइंड करने के काम आएगा। और इसने रिटर्न कर दिया नन। नन क्यों रिटर्न किया? क्योंकि अगर हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते लास्ट में कोड के फंक्शन में, तो ये नन वैल्यू रिटर्न करता है हमेशा से। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये था, अगर मैं इसको हटा दूँ और डायरेक्ट लिखूँ मैक्स ऑफ 24, 244 एंड 24, तो डायरेक्ट 24 प्रिंट करेगा, रिटर्न प्रिंट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ रिटर्न बाहर, कोड के बाहर कुछ रिटर्न नहीं करा है, तो यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, नन भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो हमने फंक्शन क्रिएट करने के लिए क्या किया है? फंक्शन क्रिएट करने के लिए हमने सबसे पहले डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है। डेफ कीवर्ड का यूज़ करने के बाद हमने फंक्शन का नाम दिया है मैक्स। अगर मैं यहाँ पर ये भी ना लिखूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पर लिख दूँ नम और प्रिंट करा दूँ 24 और डायरेक्ट नम को कॉल कर देते हैं, तो 24 कॉल हो जाएगा। चलो इससे समझते हैं हम कि हमने क्या किया। हमने एक डेफ कीवर्ड का यूज़ किया है। डेफ कीवर्ड डिफाइन करता है कि आप है ना यूज़र ना फंक्शन बनाने वाला है। उसके बाद हमने फंक्शन का नाम दिया है नम नाम से, और उसको राउंड ब्रैकेट से क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने कोलन लगाया है, जैसा हम इफ़ वाले स्टेटमेंट में लगाते हैं, फोर लूप के अंदर लगाते हैं, वैसे ही। और उसके बाद हमने अपने एक्सप्रेशन लिख दिए कि हमें क्या करवाना है इस कोड से। हमने पहले देखा जिसमें हमने मैक्स फाइंड किया, और इसमें हमने देखा कि हम 24 प्रिंट करा रहे हैं। 24 प्रिंट कराने के बाद अगर मैं डायरेक्ट इस कोड को यहाँ से हटा दूँ और फिर रन करूँ, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक लाइन बोली थी कि ये अपने आप को कॉल करता है फंक्शन। व्हेन, ये फर्स्ट लाइन लिखी है ना, अ फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट रन्स ओनली व्हेन वी कॉल इट। जब हम इसको कॉल करते हैं ये तभी रन करता है। तो हमने यहाँ पर इसको रन कॉल नहीं किया। अब इसको कॉल करने के लिए क्या है, हमने जो फंक्शन का नाम दिया था वो लिख दो वापस नम, और इसको वापस रन कर दो, तो ये कॉल हो गया। कॉल करने के लिए हमें फंक्शन का नाम लिखना है। अगर इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पैरामीटर दे रखे होंगे तो उन पैरामीटर की वैल्यूज हमें पास करनी होगी और उसके बाद रन करना होगा। इस तरह से ये काम करता है फंक्शन। तो हमने क्या सीखा? क्रिएटिंग अ फंक्शन। इन पाइथन वी यूज डेफ कीवर्ड टू क्रिएट अ फंक्शन। जैसे हमने यहाँ पर दे रखा है डेफ ग्रीट कर रहा है, और ग्रीट के अंदर हमने लिखा प्रिंट करना है हेलो। अब जैसे ग्रीट कॉल होगा बार बार, वैसे ही ये हेलो प्रिंट होता रहेगा। एक्सप्लेनेशन में क्या दे रखा है हमने, ये आप पढ़ लेना कि डेफ है टेल्स पाइथन वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन, और ग्रीट क्या फंक्शन का नाम है, और ये पेरेंथेसिस है जो इसको जो राउंड ब्रैकेट्स है वो, और इंडेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। इंडेंटेशन का हमेशा ध्यान रखना है। मैंने इंडेंटेशन का आपको लूप के अंदर भी बताया है और इफ स्टेटमेंट के अंदर भी बताया कि इंडेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन 1। अगर मैं यहाँ पर पास कर दूँ स्टेटमेंट जिसके बारे में आपको बता रहा था, तो ये प्रिंट कर देगा 24 और नम के अंदर कुछ भी पास नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं कि ये फंक्शन के अंदर लिखी है लाइन। फंक्शन के अंदर लिखने का मतलब है यहाँ पर इंडेंटेशन होनी चाहिए इसकी। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अभी भी ये 24 प्रिंट क्यों कर रहा है? क्योंकि इसने पास पढ़ा, पास में कुछ नहीं है। ठीक है, ये आगे बढ़ गया तो इसने आगे वाले लाइन में 24 प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर 244 करूँ और यहाँ पर मैं करूँ प्रिंट 24, तब देखिए ये 224 भी प्रिंट होगा, 244 भी प्रिंट होगा। अब ये 24 कैसे प्रिंट हुआ है? क्योंकि हमारे पास तो ये चीज़ है सबसे पहले, हमारे पास तो भाई हमने प्रिंट किया है 244 को सबसे पहले, लेकिन यहाँ पर आउटपुट में 24 पहले प्रिंट हो रहा है, उसके बाद 244 प्रिंट हो रहा है। ये कैसे हुआ? तो मैं आपको बताता हूँ। जब इंटरप्रेटर इस ब्लॉक के अंदर पहुँचेगा, इस सेल के अंदर पहुँचेगा, तो वो देखेगा कि यहाँ पर डेफ लिखा है। तो हाँ, यहाँ तो जो स्टूडेंट है वो फंक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन अभी हमने कुछ सेकंड पहले एक लाइन बोली थी कि जो इंटरप्रेटर है वो तब तक रन नहीं करता को फंक्शन को जब तक वो कॉल ना हो। ये तो हमने फंक्शन क्रिएट किया है, ये तो इसने पढ़ लिया कि ये बच्चे ने फंक्शन क्रिएट किया है, लेकिन फिर ये इसको पूरे को छोड़ देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, जो यहाँ से लेकर इसका जो फंक्शन है पूरा ये इसको छोड़ देगा। ये बोलेगा मुझे देखना है कि इसने फंक्शन कॉल क्या किया है। तो ये इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, इसको पढ़ा, फिर गया इसमें, इसने यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूट नहीं किया, इसने इतना पढ़ के ये वापस इस लाइन में आया, इस लाइन को देखा एम्प्टी है, इस लाइन में आया, इसने बोला ये तो प्रिंट 24 कर रहा है, लेकिन ये फंक्शन का पार्ट नहीं है। अगर ये फंक्शन का पार्ट नहीं है तो मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ। तो इसने 24 प्रिंट कराया। 24 प्रिंट कराने के बाद ये इस एम्प्टी लाइन में गया, देखा कुछ नहीं है, फिर नम में गया, इसने बोला फंक्शन तो कॉल किया है इसने, नम नाम का फंक्शन। जैसे इसने देखा नम नाम का फंक्शन कॉल किया है तो ये फंक्शन यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे कॉल होकर यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये बोलेगा डिफाइन किया फंक्शन, कुछ पैरामीटर नहीं दे रखे, ठीक है। इसने बोलेगा बाद पास स्टेटमेंट दे रखा है। पास स्टेटमेंट मतलब यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता होगा, अभी लिखा नहीं है लेकिन फ्यूचर में लिख देगा। तो इसने इसको इग्नोर किया और चला गया अगली लाइन में प्रिंट 244 में, और इसने यहाँ जाके प्रिंट कर दिया 244। तो ये था हमारा क्रिएटिंग अ फंक्शन। और अब आप यहाँ पर देख सकते कॉलिंग अ फंक्शन, टू रन अ फंक्शन वी कॉल इट यूजिंग इट्स नेम। हम इसके नाम से इसको कॉल करते हैं। अगर मैं यहाँ पर नम बार बार लिखूँ, जैसे नम 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 और प्रिंट करा दूँ, 244 प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये काम कर सकते हैं। हम फंक्शन के अंदर लूप भी चला सकते हैं, स्टेटमेंट कोई सा भी इफ एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, मैच फंक्शन भी डाल दो इसके अंदर। मतलब ये एक अलग से इन्वायरमेंट देता है कि हाँ आप सारे काम इसके अंदर कर सकते हो। जितनी भी चीज़ें हमने अब तक सीखी है अपने पाइथन की सीरीज में वो सारी इसके अंदर वैलिड है, सब कुछ चलने वाला है इसके अंदर, ठीक है। अगर आपको एक ना टास्क देता हूँ मैं, आपको क्या करना है, 5 बार कोई नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। 5 बार नहीं, चलो आप 10 बार मान लेना कि 10 बार आपको नंबर प्रिंट करना है 24। तो आप टाइम नोट करना, उसमें आप क्या करोगे, आप एक फंक्शन बना के नंबर प्रिंट करोगे, उसमें आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, आपको इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अब टाइमर ऑन करना, पहले तो आप प्रिंट स्टेटमेंट की हेल्प से 24 10 बार प्रिंट करना और फिर फंक्शन की हेल्प से करना। तो आपको टाइम किस में लगेगा, आपको इसमें टाइम लग रहा है हल्का सा कि 2 लाइन लिखनी है, इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक आप ना प्रिंट स्टेटमेंट तीसरी बार लिखोगे तब तक ये काम हो चुका होगा। उसके बाद आपको 7 बार 10 बार ही लिखना है सिर्फ नम, और नम लिखना कितना टफ है, नम 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 नम। और ये एक स्पेसिफिक टास्क के लिए होता है जिसकी हेल्प से हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉलिंग अ फंक्शन। इसके बाद आता है रूल्स फॉर अ फंक्शन नेम। रूल होते हैं कि फंक्शन के नाम के लिए रूल क्या है कि कैन स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर। एक लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है, एक अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। कैन कंटेन नंबर्स, या नंबर कंटेन कर सकता है, और कैन कंटेन अंडरस्कोर, या अंडरस्कोर भी कंटेन कर सकता है, ठीक है। ये हमारे वेरिएबल की जैसी है, इसके सारे ऑलमोस्ट रूल है ना, जितने भी रूल्स है वो उसके अकॉर्डिंग ही है। वेरिएबल का रूल क्या है वो इसके रूल्स है। उसके बाद आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या है, ये हमने एग्जाम्पल नहीं कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। कैलकुलेट सम अंडरस्कोर स्टूडेंट अंडरस्कोर डेटा माई फंक्शन टू, इस नाम से हम फंक्शन का नाम क्रिएट कर सकते हैं। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगी कि हम मीनिंगलेस नाम ना दें, हमारे फंक्शन को मीनिंगलेस नेम के बदले मीनिंगफुल नाम देने की कोशिश करें। जैसे हमने अक्स नाम का एक फंक्शन बना रखा है, यहाँ पे अक्स नाम का एक फंक्शन बना रखा है। ये अक्स क्या है, किसी और को मैंने बोला कि मैंने अक्स नाम का एक फंक्शन बनाया है, तो क्या समझेगा कि इसके अंदर इसने क्या किया होगा। और वहीं मैंने ये बोला कि कैलकुलेट मार्क्स नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ कि मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है। कॉलेज के बच्चों के कर रहा होगा, स्कूल के बच्चों के कर रहा होगा, कोचिंग के बच्चों के कर रहा होगा, लेकिन मार्क्स तो कैलकुलेट कर रहा है बंदा इस फंक्शन की हेल्प से। मैंने बना दिया मैक्स नाम का फंक्शन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। मैक्स नाम से हमें ये तो आइडिया हो गया कि हाँ कोई मैक्सिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा है। मिन नाम का फंक्शन बनाया मतलब कोई मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा है ये। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो मतलब हमें हमेशा अपने फंक्शन के नाम मीनिंगफुल देने, और फंक्शन के ही नहीं, हमें अपने वेरिएबल्स के नाम भी मीनिंगफुल देना चाहिए। इसके बाद आता है वाई डू वी यूज़ फंक्शंस। हम फंक्शंस का यूज़ क्यों करते हैं। इसमें कोड कम होता है, कोड कम लगता है, ईजी मैनेज कर सकते हैं हम इसको, ईजिली डिबग कर सकते हैं, कोड को रीयूज़ कर सकते हैं बार बार, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स है जिसके कारण हम फंक्शंस को यूज़ करते हैं। जैसे
तुम्हारे पास ये कोड है फ़ारेनहाइट को टेम्परेचर में डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का। ठीक है, मैं अगर आपको दिखाऊँ, हमने लिख रखा है टेम्परेचर इक्वल टू नोट्स 100 डिग्री सेल्सियस, वो इतना लिख रखा था कि फ़ारेनहाइट। अब इसको हमें अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो टेम्प माइनस 100 नॉट 132 मल्टीप्लाइड बाय 5/9 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और अगर मैं प्रिंट करूँ सेल्सियस को, क्या आएगा 33.77777, लगभग 12 बार होगा, 12-13 बार, 8 आ गया वाला। ठीक है, अब इसी को हम फंक्शन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो मैंने फंक्शन बनाया सेल्सियस नाम से, सेल्सियस नाम से फंक्शन बनाया, इसके अंदर एक वैल्यू दे दी, टेम्प नाम का एक आर्गुमेंट दे दिया। ठीक है, पैरामीटर दे दिया, और उसके बाद हमें क्या करना है, रिटर्न करवाना है क्या, जो हमने पहले किया था, टेम्प माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाय 5/9। और अगर मैं इसको कॉल करूं, जैसे जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा सेल्सियस ऑफ 100 कर देते हैं और प्रिंट करा देंगे रिज़ल्ट को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका आंसर ये आएगा कि सेल्सियस जो 200 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट जब करते हैं तो 93 डिग्री सेल्सियस बनता है। तो इस तरह से हम एक तो कोड की हेल्प से करते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे करना हो तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेम्प इक्वल टू 200। ठीक है, अब इसने भी यहाँ पे दिया टेम्प इक्वल टू 200। देखते हैं एक और बढ़िया चीज़, इसमें मैं डाल देता हूँ 4/200। ठीक है, ये 4/200 आया है, मिनट थोड़ा दिखना चाहिए ढंग से। ठीक है, हाँ, ये 200 डिग्री के लिए आया है। अगर मैं यहाँ पर करूँ, रिजल्ट जो है, आंसर जो आएगा वापस आ गया। अच्छा, रिजल्ट आएगा, वो आएगा सेल्सियस 100 के लिए 2400 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए ये रिजल्ट। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि है ना 200 फ़ारेनहाइट के लिए भी और 100 फ़ारेनहाइट के लिए भी हमने यहाँ पर आउटपुट ले लिया। लेकिन अब जैसे हमने यहाँ पर 100 और 200 के लिए किया है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँ सेल्स को वापस, तो भी ये सेम चीज़ देगा। इसने टेम्प की वैल्यू को ओवरराइट कर दिया यहाँ पर, और हमें ये पसंद नहीं है, हमें अलग अलग चाहिए। तो देखिए फंक्शन की हेल्प से हमने सिर्फ एक बार लिखा है इस चीज़ को, लेकिन हम इसको मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को। तो इस जगह काम आता है कि हम फंक्शन क्यों यूज़ करते हैं। हमने कन्वर्ट कर दिया टेम्परेचर, इसके बाद आता है रिटर्न स्टेटमेंट। अब रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, रिटर्न स्टेटमेंट एक काम करता है, जो भी हम वैल्यू देते हैं, जो भी हम फंक्शन कॉल करते हैं, उसकी वैल्यू को ये वापस कर देता है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर सेल को कॉल किया, अगर मैं इसकी डुप्लीकेट बनाऊँ, ठीक है, हाँ तो ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पर ये कोड ये फंक्शन क्रिएट कर रखा है अच्छे से, अब हमें इसको कॉल करना है। मैं डायरेक्ट इसको इससे भी कॉल कर सकता हूँ, सेल और टेम्प नाम से भी, सेल और 100 डिग्री दे दूंगा। लेकिन ये क्या करेगा, इसने आंसर दे दिया सेल के साथ। अब ये क्या कर रहा है, ओके सेल, वेट अ मिनट,
हम यहाँ आ गए। तो अभी हमने क्या कर रखा है कि इसका रिटर्न मांगा है, तो इसने यहाँ पर रिटर्न कर दिया, ये वैल्यू वापस रिटर्न कर देता है इसको। हम इसकी वैल्यू को वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे x इक्वल टू है। अब हमने यहाँ पर एक और चीज़ लिखी थी प्रिंट वाली, जब हम प्रिंट लिखते हैं हेलो, तो ये क्या करता है, ये फंक्शन के अंदर गया, पढ़ा और रिटर्न कर दिया। लेकिन नॉट रिटर्न इसने प्रिंट कर दिया, जैसे इसने प्रिंट पढ़ा तो ये प्रिंट कर देता है। लेकिन जब ये रिटर्न की बात आती है तो जिसने इसको कॉल किया है ये उसी को वो पूरी वैल्यू रिटर्न कर देता है। जैसे इसको रिटर्न किया है अक्स ने, सैली इक्वल टू 100 है, तो इसने रिटर्न किया अक्स को। अक्स को रिटर्न किया इसने सैली फंक्शन ने। क्यों? क्योंकि इसने इसको कॉल किया है, इसने इसकी पूरी वैल्यू रिटर्न कर दी। और अब जब हम इसकी वैल्यू इसने स्टोर कर ली, अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो हमें अक्स प्रिंट करना होगा। जैसे अक्स प्रिंट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर ये हेलो प्रिंट क्यों नहीं हुआ। ये हेलो इसलिए प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि जैसे ही फंक्शन के अंदर ये रिटर्न को पढ़ता है, ये रिटर्न को रीड करता है, ये समझता है कि ये लास्ट लाइन थी कोड की, हमने सारी चीज़ें रिटर्न कर दी, तो इसके बाद ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। एग्जीक्यूशन को स्टॉप किया तो ये यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं होगा। अगर हमें इसको प्रिंट करना था तो हमें इसको रिटर्न के ऊपर लिखना होगा। तो हमें इसको रिटर्न के ऊपर लिखनी पड़ेगी ये लाइन, हेलो पाइथन या जो कुछ भी आप लिखना चाहते हो। जैसे ही हम रिटर्न के नीचे कुछ भी लिखेंगे, अगर इवन हम रिटर्न के नीचे रिटर्न भी लिख के टैम्प भी कर देंगे तो ये उसके वो भी रिटर्न नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसने बोला कि यहाँ तक है, इसके बाद कुछ प्रिंट नहीं करूँगा, मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा किसी चीज़ को, स्टॉप कर देता है एग्जीक्यूशन को। बस यही काम आता है इसका। ठीक है, अब क्या लिखा रिटर्न में, अ फंक्शन कैन सेंड डेटा बैक यूजिंग रिटर्न। हाँ, डेटा वापस सेंड करता है, ये हमने पढ़ लिया था। अब क्या है, डिफाइन रहा है गेट मैसेज को, रिटर्न कर रहा है वेलकम को। अब इसके यूजेस क्या है, मैसेज गेट। अब इसने मैसेज नाम का एक वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर गेट मैसेज को रिटर्न करवा लिया और उसकी मैसेज की वैल्यू प्रिंट कर दी, आउटपुट आ गया वेलकम। बस इसका यही था। अब पैरामीटर वर्सेज आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हमने इनका यूज़ तो कर लिया बार बार, लेकिन अभी पता नहीं चला कि पैरामीटर वर्सेज आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं। हाँ, हमने इनका यूज़ किया है। जैसे डिफाइन किया मैंने नंबर, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है, प्रिंट कर दिया एक्स प्लस वाई और नम कर दिया 12 प्लस 13, याद आएगा 25। अब पैरामीटर क्या होते हैं, पैरामीटर होते हैं जो हम फंक्शन क्रिएशन के टाइम पे वेरिएबल्स फंक्शन नेम को देते हैं, वो होते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर क्या होते हैं, हम जब फंक्शन क्रिएशन के टाइम पे फंक्शन नेम को जो वेरिएबल्स असाइन करते हैं, जो वेरिएबल देते हैं, उनको बोलते हैं पैरामीटर्स। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जब हम फंक्शन कॉल के टाइम पे उन वेरिएबल्स की जो वैल्यू असाइन करते हैं उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया जब फंक्शन कॉल के टाइम पे हम वेरिएबल्स की वैल्यू को असाइन करते हैं, वो हो गए। जो वेरिएबल्स की वैल्यू होती है वो तो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और जो वेरिएबल्स होते हैं उनको पैरामीटर बोलते हैं। तो ये था पैरामीटर वर्सेस आर्ग्यूमेंट। ये मैंने बहुत इजी वे में बता दिया। अभी ये सही है, क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है डिफाइन करो ग्रीट नाम का एक फंक्शन है, उसका जो वेरिएबल है जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, नेम नाम का पैरामीटर है, इसमें क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है हेलो नेम। अगर मैं यहाँ पर ये करना चाहूँ मैं ये भी लिख सकता हूँ, इसके अंदर सम इज करके, और ये लो जैसा उसने नाम दे रखा तो सम इज 25। हाँ, तो इसने क्या किया, ग्रीट किया राहुल को, तो आउटपुट आ जाएगा हेलो राहुल। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या है, जो पैरामीटर है, पैरामीटर क्या होता है, वेरिएबल इनसाइड फंक्शन डेफिनेशन। जो वेरिएबल होता है फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, उसको बोलते हैं हम पैरामीटर। और आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू पास करते हैं हम, जो हमने राहुल नाम की वैल्यू पास की है वो होता है आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद आता है
मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? हम फंक्शन के नाम के अंदर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर देते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। जैसे हमने यहाँ पर देखा है एक फुल नाम का एक फंक्शन बनाया, इसमें फर्स्ट नेम ऐप नेम, लास्ट नेम एल नेम, ठीक है, ये डाला और प्रिंट करवा दिया एफ नेम एंड एल नेम, ठीक है। अब जब मैं फुल नेम को कॉल करूँगा तो डाल दूंगा अशोक कुमार, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि अशोक कुमार पूरा नाम प्रिंट हो गया। ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स है। अगर मैं मिडिल नेम भी डालना चाहूँ तो एम नेम डाल के कर दूंगा मिडिल नेम, और यहाँ पर भी अपना मिडिल नेम डाल दूंगा पोस्ट को आगे, ठीक है। वेट अ सेकेंड, ओके, हमने यहाँ पर प्रिंट नहीं किया है एम नेम को, हमें नोट डॉट, ओके। तो हम यहाँ पर अपना मिडिल नेम भी ऐसे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स का। अब डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स का मतलब अगर यूज़र वैल्यू प्रोवाइड करना भूल जाए, क्या अगर यूज़र वैल्यू ना देना चाहे तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने डिफ़ाइन किया कंट्री नाम को डिफ़ाइन किया और कंट्री का नाम डाल दिया मैंने वेरिएबल में इंडिया, ठीक है। अब मैंने प्रिंट कर दिया कंट्री नेम इज और ये नेम डाल दिया, ठीक है। अब अगर मैंने डायरेक्ट कंट्री को कॉल किया तो डायरेक्ट इंडिया प्रिंट करेगा। लेकिन अगर मैं कंट्री की वैल्यू चेंज करना चाहूँ, नाम चेंज करना चाहूँ, अगर रशिया डालना चाहूँ तो आप देख सकते हैं जो हमने पहले कोई भी नाम नहीं दिया था, तो हमारा जो डिफ़ॉल्ट नाम था हमने इंडिया डाला था वो प्रिंट हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब हमने कोई वैल्यू डाली है, नेम की जो पैरामीटर है उसकी कोई वैल्यू पास की है तो वो नाम प्रिंट होगा। अगर हम कुछ भी वैल्यू प्रिंट नहीं करते हैं तो जो बाय डिफ़ॉल्ट हमने रखी है हमेशा वही प्रिंट होगी, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ये क्या होता है? इफ़ यूज़र गिव्स नो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज यूज, मतलब अगर कोई यूज़र वैल्यू नहीं देता तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। जो अगला है कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स का मतलब होता है कि जो हमने पैरामीटर दिए हैं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर, हम उनके नाम के साथ ही उनकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। इससे क्या हेल्प होगी? इससे ये हेल्प होगी कि जो हमारा कोड है वो ज़्यादा अच्छे से हम रीड कर सकते हैं। हमें पता चलेगा कि इस पैरामीटर की वैल्यू ये है, इस पैरामीटर की वैल्यू ये है। और अगर हम इन पैरामीटर्स का ऑर्डर भी चेंज कर दें जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो उससे भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अगर आपको बताऊँ, फंक्शन बनाया इन्फो नाम से, ठीक है, इन्फो नाम से फंक्शन बनाया और एक तो नाम डाला और एक एज डाला, ये किसी का भी हो सकता है। अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ नेम और एज को, ठीक है, मैं प्रिंट करा दूंगा। लेकिन अगर मुझे कॉल करना हुआ तो मैं क्या करूँगा? एक तो मैं इसे डाल दूँगा अशोक और ये डालूंगा 25, प्रिंट करा दूंगा तो अशोक और 25 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर क्या हो
मैं यहाँ पर 25 प्रिंट करवा दूँ, अशोक प्रिंट करवा दूँ। अब आप देखिए, क्या किसी का नाम 25 हो सकता है? क्या किसी की एज अशोक हो सकता है? तो इसी चीज़ का देखना है। ये आता है कीवर्ड के अंदर, मतलब कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स है वो क्या बोलते हैं कि आप अगर श्योर ना हो तो ये आप ऐसे कर सकते हैं, एज के अंदर ये डाल दो, नेम के अंदर ये डाल दो, तो जो आपकी वैल्यूज़ है एक्चुअल में वो तो वहीं जाके प्रिंट होगी जैसा आपने डाला है। जैसा अगर आपने लिख दिया यहाँ पर, प्रिंट कर दिया नेम एंड एज इज, अब जो भी पढ़ेगा उसको पता है कि पहले आएगा नाम आएगा, उसके बाद आएगी वो एज आएगी। लेकिन जैसे ही हमने ये किया तो अब वो बोलेगा नेम एंड एज इज 25 एंड अशोक, मतलब नाम 25 है और एज अशोक है। तो इसके लिए हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं एज डालूँ अब 35 और नेम के अंदर डालूँ अशोक, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, आप 100 नाम को किसी भी ऑर्डर में लिख दो, जो 100 वैल्यूज़ होगी आर्ग्यूमेंट्स को, उनको किसी भी ऑर्डर में लिख दो। अगर आपने कीवर्ड के साथ लिखा है तो वो वापस से अपने आप को अरेंज कर लेगा, जैसा हमने इस फॉर्मेट में लिखा है फंक्शन के अंदर, वो उसी फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट करके देगा आपको। तो ये था हमारा कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसके बाद आता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का ही एग्जांपल दे दिया है, उसके अंदर ये क्या होता है कि ऑर्डर हमेशा मैटर करता है। रॉन्ग ऑर्डर मतलब गलत आउटपुट आता है। जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि जो पेट है हमने कॉल किया पेट फंक्शन को, और उसमें हमने डॉग और शेरू दे दिया। आप यहाँ से देखना स्टार्ट कीजिए, जो हमारा फंक्शन है डिफाइन नाम का फंक्शन किया है, हमने पेट नाम का एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर एनिमल और नेम दो चीज़ें रखी है। हमने प्रिंट किया पहले एनिमल, उसके बाद प्रिंट किया नेम। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारा जो पहला आउटपुट होगा वो एनिमल का नाम होगा, और जो सेकेंड आउटपुट होगा वो किसी इंसान का नाम होगा। अब पोजिशनल आर्ग्यूमेंट में हम जब जाए तो इसने कॉल किया डॉग और शेरू को, मतलब जो पहला वाला है वो है एनिमल, डॉग होगा एनिमल ही होगा एक, और शेरू तो आजकल इंसानों का नाम रख देते हैं लोग, उसका नाम हो गया शेरू, इंसान का नाम हो गया कोई शेरू। ठीक है, अब ऑर्डर हमेशा मैटर करता है और रॉन्ग ऑर्डर, मतलब अगर मैंने शेरू का नाम लिख दिया पहले और डॉग लिख दिया बाद में, तो कोई नाम डॉग हो सकता है और कोई एनिमल का नाम, कोई शेरू एनिमल है नहीं, वो तो नाम है एक, वो जो डॉग है वो कोई नाम थोड़ी, वो तो एनिमल है। तो यहाँ पे ऑर्डर मिसमैच हो गया और ये गलत आउटपुट देगा। इसलिए पोजिशनल आर्गूमेंट इसी के काम आते हैं कि ये ऑर्डर को फिक्स रखते हैं, हमेशा हमें फिक्स ऑर्डर में ही आउटपुट देना चाहिए। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा था अभी, अगर मैं वापस लिखूँ इन्फो 25 और राम, ये आप देखिए क्या ये ऑर्डर तो मैटर करता है ना इसके अंदर। हमने तो डायरेक्ट लिख दिया कि जो 25 लिखा है हमने और राम लिखा है, तो ऐसे ही बिना किसी ऑर्डर के लिखा है हमने। अगर हमने यहाँ पर कीवर्ड आर्गुमेंट का यूज़ नहीं किया तो ये ऑर्डर मिसमैच हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये था हमारा पोजिशनल आर्गुमेंट के बारे में। इसके बाद आता है हमारा आर्क के बारे में, स्टार आर्क के बारे में, मतलब जब हमें मल्टीपल इनपुट लेने हो और हमें उनकी बारे में कोई पता ना हो कि भाई कितने नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक क्लास के अंदर टीचर को पता है कि क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं। क्लास टीचर ने एक ना टेस्ट कंडक्ट करवाया। टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद उन्होंने ना मार्क्स बता दिए बच्चों को, वो उनकी आंसर शीट प्रोवाइड कर दी। बाद में टीचर ने बोला कि जिस भी बच्चे के 7 नंबर या 7 नंबर से ज़्यादा आए हैं वो लोग खड़े हो जाओ। टीचर को नहीं पता कि भाई वो कितने होंगे, भाई 50 में से 20 होंगे, 25 होंगे, 30 होंगे, हद मार के 40 हो जाएंगे 50 में से। हाँ, सबके ना 7 या 7 से ऊपर आए नंबर, तो टीचर को थोड़े पता है वो बच्चे 33 भी तो हो सकते हैं। तो इस जगह काम आता है हमारा स्टार आर्ग्स, मतलब ये मल्टीपल इनपुट को लेता है और मतलब ये मल्टीपल इनपुट को लेता है। इसमें ना इनपुट का कोई भी नंबर फिक्स नहीं होता। क्या लिखा है, यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ इनपुट्स इज अननोन, जब
जो नंबर ऑफ इनपुट होते हैं वो अननोन होते हैं, कितने भी इनपुट हो सकते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे डिफाइन किया नंबर्स को और हमने डाल दिया आर्गुमेंट डाल दिया कि हमें नहीं पता भाई नंबर्स कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया नंबर्स को, और जब हम नम को कॉल करेंगे। और हाँ, इसके अंदर एक बात और कि जो भी ऑर्डर होता है इसका वो भी हमेशा सेम रहता है, और ये जो वैल्यूज़ है उसको टपल की फॉर्म में स्टोर करती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना आप। अब आप देख सकते हैं कि ये टपल की फॉर्म में स्टोर किया है। ये जो आप सोच रहे हैं कि हमने ये टपल लिया है, नहीं, ये इस नम का है ना, ये राउंड ब्रैकेट है। अगर हम इसको ऐसे देखें तो ये ऐसे हैं, इसके अंदर हमने वैल्यूज़ पुट किया 10, 20, 30, लेकिन ये आउटपुट टपल्स की फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। तो ये होता है हमारा मल्टीपल इनपुट लेना जो कि अननोन हो, जिसका बारे में हमें कोई पता नहीं। स्टार ARGS बोलते हैं इसको, स्टार आर्ग्यूमेंट। अब इसके अंदर अगर हम एंड डाल दें तो ये क्या बोल रहा है, नम मिसिंग वन रिक्वायर्ड कीवर्ड, मतलब ये बोल रहा है कि एक रिक्वायर्ड कीवर्ड मिसिंग है। अगर मैं इसको ऐसे करूं तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने इसका कॉन्सेप्ट आपको बताया है, लिस्ट के अंदर बताया है, टपल के अंदर इसका कॉन्सेप्ट बताया है। स्टार वाला जब फंडा आता है हमारा कि हम जब मल्टीपल वैल्यूज़ लेते हैं, मल्टीपल वैल्यूज़ को प्रिंट करवाते हैं तो कैसे काम करते हैं, मैंने इसका अच्छे से डिटेलिंग में बताया है। और इन्हीं एग्जांपल्स के थ्रू बताया कि अगर मैं अब यहाँ पर नम को एन को यहाँ ले लूँ और अगर मैं यहाँ पर नंबर्स और एन प्रिंट कराऊँ, एन भी प्रिंट कराऊँ, तब आप देख सकते हैं 10 अलग प्रिंट हुआ है और ये अलग प्रिंट हुआ है। तो ये इस तरह से काम करता है। और अगर मैं यहाँ पर एम डाल दूँ और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं टपल्स में जो 30 है हमारा स्टार आर्ग्यूमेंट है, जो स्टार आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा टपल्स के अंदर ही आउटपुट देता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर ये कोमा यहाँ पर ना हो तो ये एक इंटीजर बन जाता है, लेकिन यहाँ कोमा की वजह से, सिर्फ कोमा की वजह से ये यहाँ पर टपल बन रखा है। तो जो नंबर्स और स्टार आर्ग्यूमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो नंबर्स को जो भी आउटपुट देता है उनको टपल के अंदर ही प्रिंट करवाता है, जो टपल के अंदर ही आउटपुट देता है। हमने रियल लाइफ एग्जांपल में क्या देख रखा है, टीचर कलेक्टिंग मार्क्स फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स से ना टीचर मार्क्स कलेक्ट कर रहा है, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये स्टार आर्ग्यूमेंट्स, इसके आगे वाला है वो है डबल स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं फुल फॉर्म में कि डबल स्टार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट। इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल आउट इनपुट के साथ कीवर्ड भी मल्टीपल होते हैं, यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ कीवर्ड इनपुट इज अननोन। तो हमारे पास जो कीवर्ड इनपुट है वो अननोन होते हैं और ये हमेशा डिक्शनरी में स्टोर होता है। जो हमारा स्टार आर्ग्यूमेंट है वो क्या इसमें स्टोर होता है, ये होता है टपल की फॉर्म में, और जो हमारा कीवर्ड है वो होता है हमेशा डिक्शनरी की फॉर्म में। अगर मैं इसको लिखूँ, डिफाइन करूँ, हमने नाम लिखा डेटा नाम से, हमने फंक्शन बना दिया डेटा नाम से और डबल स्टार डाल के इन्फो डाल दी, ठीक है। प्रिंट किया अगर मैंने इन्फो को, तो अब हमें नहीं पता कि हम कितने इनपुट लेने वाले हैं, लेकिन मैंने डाल दिया डेटा नेम करके डाला है। इसमें भी यही है कि ये डिक्शनरी की फॉर्म में आउटपुट देगा और इसमें ऑर्डर मैटर, इसमें कोई ऑर्डर की चीज़ होती नहीं है। मैं पहले बता दूँ, ये सारी चीज़ें क्लियर कर दूँ कि इसमें ना कोई ऑर्डर की चीज़ होती है, ना ही ये ऑर्डर की चीज़, इसमें पहली बात तो ये इसमें ऑर्डर की चीज़ नहीं होती, ठीक है। आप किसी भी ऑर्डर में लिखो, आपके पास जो है ना इनपुट होता है वो अननोन होते हैं हमेशा, आप कितने भी इनपुट दे सकते हो। जो स्टार आर्ग्यूमेंट वाला है वो वाला फंडा इसमें नहीं है। स्टार आर्ग्यूमेंट में क्या है कि हम नंबर ऑफ इनपुट तो अननोन होते हैं, लेकिन हमारे पास हम उसमें ना कीवर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। इसके अंदर हम कीवर्ड का यूज़ करते हैं। अगर आप इसके अंदर कीवर्ड डालना चाहोगे, भाई n = 10
तो ये वाली दिक्कत हो जाएगी इसके अंदर, ये डिक्शनरी की फॉर्म में लेगा ही नहीं, क्योंकि ये डबल स्टार आर्ग्यूमेंट वाला नहीं है। तो अभी हम वापस अभी हम जब वापस करते हैं नॉट हेयर, ठीक है, एज लिखा 54 और अगर प्रिंट करा एक्सप्रेशन इन नॉट कंटेन असाइनमेंट हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है, ये जो भी डबल स्टार कीवर्ड का यूज़ किया है इसमें नंबर ऑफ इनपुट अनलिमिटेड हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर डाल लूँ फ़ोन नंबर में क्या देगा, ये फ़ोन नंबर में दे देगा नॉट हेयर आइज, तो फ़ोन नंबर में यहाँ पर दे देगा। यहाँ आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, मतलब आपके पास जो इनपुट कीवर्ड है वो अननोन है, कितने भी हो सकते हैं। इसके बाद आता है स्कोप। तो स्कोप होता है लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल वाला, जैसे मैंने आपको बताया था। इसमें भी होता है लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप, और एक होता है ग्लोबल कीवर्ड। इन तीनों का यूज़ हम जैसे करते हैं उसके अंदर वेरिएबल्स के लिए करते हैं ग्लोबल और लोकल का यूज़, वैसे यहाँ पर करते हैं। लोकल का यूज़ मतलब फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम सिर्फ, लोकल का यूज़ मतलब हम सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। डिफाइन किया, लोकल नाम से एक फंक्शन बना दिया, ठीक है, हमने अक्स लिखा 24, तो हम प्रिंट भी अक्स को ही करवा सकते हैं, ओके। अगर मैंने यहाँ पर लोकल को कॉल किया और यहाँ पर प्रिंट कराने की कोशिश की अक्स को, तो यहाँ पर अब आप देखिए अक्स कौन सा प्रिंट हो रहा है, ये अक्स यहाँ ऊपर वाला 37 वाला प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये सारी सेल्स आपस में कनेक्टेड रहती है। आ गया सेली, ओके, ठीक है, ये अभी भी यहाँ पर प्रिंट होगा। हम वाई डाल देते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमने वाई कहीं दिया नहीं है, क्योंकि ये वापस से सेल रीरन करनी पड़ेगी या आपको जाके चेक करना पड़ेगा पूरा, और इतने में तो आपका भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं इसने क्या दिया है कि जो नेम वाई है वो डिफाइन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने इसको लोकल वेरिएबल के अंदर बनाया। अगर यही वाई हम बाहर डिफाइन करते थे, वाई इक्वल टू 22, तो ये देता आउटपुट देता। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है, क्योंकि अभी क्या बोल रहा है, क्योंकि अभी ये बोल रहा है कि है ना आपका ग्लोबल कीवर्ड ऊपर वाई दे रखा है, तो हमने इसको प्रिंट कर दिया। अभी जो 24 और 22 कैसे प्रिंट हुआ मैं आपको इसका बताता हूँ। ये है हमारा ग्लोबल स्कोप, मतलब ये पूरे कोड में आपके पास 1000 लाइन का कोड हो, लाख लाइन का कोड हो, 100 लाइन का कोड हो, कुछ भी मतलब नहीं है। अगर ये फंक्शन के बाहर डिफाइन हो रखा है तो आप इसको पूरे कोड में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर गया वाई इक्वल टू 24 देखा इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाई इक्वल टू 24 देखा, तो ये इसमें बोला कि इसने फंक्शन क्रिएट कर रखा है, तो इसके अंदर डायरेक्ट नहीं जाएगा, ये नीचे आएगा, बोलेगा लोकल नाम से कुछ तो कॉल कर रखा है इन्होंने। ठीक है भाई, हम लोकल नाम से कुछ कॉल कर रखा है फंक्शन ने, तो ये लोकल फंक्शन के अंदर जाएगा। फंक्शन के अंदर जाएगा, ये बोलेगा वाई की वैल्यू 24 है, वाई की वैल्यू 24, तो इसने बोला कि वाई की वैल्यू 24 मैं प्रिंट कर देता हूँ। तो इसने 24 प्रिंट कर दिया पहले। प्रिंट करने के बाद इसका खत्म हो गया काम, फिर देगा प्रिंट वाई में। प्रिंट वाई में बोलेगा कि वाई की वैल्यू 24 तो है ही नहीं, वाई की वैल्यू तो हमारे पास फंक्शन के अंदर तो देखेगा नहीं। ये बोलेगा वाई की वैल्यू तो है 22। मतलब इसका यही है कि इसने जैसे यहाँ पे प्रिंट किया, जैसे फंक्शन के बाहर आया ना, ये वाई को भूल ही जाएगा यहाँ से पूरा ही। फिर यहाँ पे जब आएगा तो ये ग्लोबल वाली वैल्यू को एक्सेस करेगा और उसी को प्रिंट करेगा। अगर हमें इसको चेंज करना हो ग्लोबल वाली वैल्यू को, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, मॉडिफाई करने के लिए काम आता है, ग्लोबल कीवर्ड का यूज आता है। जो ग्लोबल कीवर्ड है उसका यूज आता है इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए। जो ग्लोबल स्कोप वाली वैल्यू है उसको चेंज करने के लिए हम ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसकी वैल्यू को चेंज करने के लिए हम ग्लोबल स्कोप का यूज़ करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं 45 प्रिंट हुआ है, मतलब वाई की वैल्यू 22 थी,
जैसे हम डिफाइन के अंदर गए, ये बोला कि इसने लोकल नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, तो समझा कि इसने क्या कॉल किया है क्या लोकल को। इसने बोला हाँ, यहाँ पर लोकल को इसने नीचे कॉल कर रखा है, लोकल को यहाँ नीचे कॉल कर रखा है, तो वापस इसके अंदर अंदर जाएगा। इसने बोला तो ग्लोबल वाई है, अब उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं इसके अंदर। ग्लोबल वाई का मतलब अगर हमने वाई की वैल्यू अगर चेंज की है कहीं, तो पूरे कोड में अब वाई की वैल्यू वही रहेगी, कुछ और वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसने जब प्रिंट किया वाई को 45 प्रिंट किया, जब ये नीचे गया इस वाई के अंदर, तो इसको इस बार याद रहेगा कि हमने इसकी वैल्यू मॉडिफाई की है, तो वो वैल्यू मॉडिफाई की है वाई की, तो ये यहाँ पर वाई की वैल्यू 45 प्रिंट कर देगा। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं ग्लोबल कीवर्ड का। और ये ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करना बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब आप ये मान सकते हो, आप जब बहुत बड़ा कोड लिख रहे हो, अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू की ज़रूरत वापस पड़ी और अगर आपने उसको मॉडिफाई कर रखा है ग्लोबल की हेल्प से, तो वो कोड को आपको कॉम्प्लेक्स बना देगा और आपको एरर फाइंडिंग में भी बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर। इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप के बारे में और ग्लोबल कीवर्ड के बारे में। इसके बाद हमारे पास आता है लैम्बडा फंक्शन। लैम्बडा फंक्शन क्या होता है? ये एक एनोनिमस फंक्शन होता है। मतलब ये एक वन लाइनर फंक्शन होता है। ये टेम्पररी यूज़ के लिए यूज़ होता है, जैसे मैप के लिए, फिल्टर के लिए, सॉर्टिंग के लिए, इनको इन छोटे छोटे कामों के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे क्विक कैलकुलेटर हो गया हमारे रियल लाइफ एग्जांपल में, हम इनको इन छोटे छोटे चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है? लैम्बडा फंक्शन है, जो लैम्बडा फंक्शन है इसका एक्सप्रेशन क्या है? लैम्बडा आर्ग्यूमेंट और एक्सप्रेशन। जैसे लैम्बडा डाला, आर्ग्यूमेंट डाला अक्स, और इसने क्या दिया? अक्स टू द पावर अक्स। अब हम अगर इसको कॉल करते हैं, अगर इसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। पहले हमने एक्स की पावर अक्स डाला है, मतलब स्क्वायर किया है, वो स्क्वायर किया 5 का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा लैम्बडा फंक्शन है, ये वन लाइनर फंक्शन है, एक लाइन के अंदर फंक्शन हो गया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन है फंक्शन की, और इस फंक्शन की लाइन देख सकते हैं। वन लाइनर फंक्शन है, एनोनिमस फंक्शन है। आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं इसकी छोटी छोटी। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एडिशन वाला लैम्बडा, और मैंने यहाँ लिखा अक्स और एक्स एंड वाई लिखा, यहाँ पर कर दिया अक्स प्लस वाई। प्रिंट करना हो 8 को, 5 और 4 को, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मतलब क्विक कैलकुलेटर की हेल्प में यूज़ हो सकता है ये आपके लिए। आपको जब भी ऐड करना हो, आप डायरेक्ट क्या करोगे? प्रिंट करना होगा ऐड 24 और 25 को, और आप देख सकते हैं क्विक कैलकुलेटर ऐसे यूज़ होता है, इसलिए काम लिया था। आउटपुट दे रखा 24। रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्विक कैलकुलेटर हो गया, मैप के लिए हो गया, फिल्टरिंग के लिए हो गया, सॉर्टिंग के लिए हो गया। इन चीज़ों के लिए लैम्बडा फंक्शन बहुत ही इसेंशियल है, इसलिए इसको यूज किया जाता है। इसके बाद हमारा आता है रिकर्जन। रिकर्जन मतलब आप ये मान सकते हो गॉड, जो फंक्शन है, जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिकर्जन एकदम भगवान की तरह है। इसको ऐसे पूछा जाता है, मतलब किसी को रिकर्जन समझ में आ गया, उसको सब कुछ समझ में आ गया कोडिंग के अंदर। इसको तो कोई डिफाइन भी नहीं कर सकता कैसे होता है रिकर्जन। मतलब कोई फंक्शन को बार बार कॉल करना, ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब आपके अंदर है ना, आप अपने आप को कॉल किए जा रहे हो, और ये कब खत्म होगा? जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो तब तक कॉल होता रहेगा। जैसे एक आपको काउंटडाउन वाला बता देता हूँ मैं, एक प्रोग्राम, इसका एक रिकर्जन ट्री बनता है बहुत अच्छे से। अगर मैं यहाँ पर दिखाऊँ, सर्च करूँ अगर रिकर्जन ट्री, और अगर इमेजेस में जाए हम, अगर रिकर्जन ट्री कैसा होता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जितने भी ट्रीज दे रखे हैं ना, इनको बोलते हैं रिकर्जन ट्री। मतलब किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए ये रिकर्जन ट्री काम आता है, और ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, जिसके अंदर हम किसी वैल्यू को, किसी भी प्रोग्राम को डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक उसका सॉल्यूशन ना आ जाए। ये है रिकर्जन, ठीक है। अब रिकर्जन
रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन होता है व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, मतलब कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता रहता है, उसको बोलते हैं रिकर्जन। अगर डिफाइन कर दूँ मैं फंक्शन नाम का काउंटडाउन, ठीक है, इसके अंदर आर्गुमेंट दे दिया n नाम से। अब ये क्या बोलेंगे हम, जब इफ n इक्वल टू 0 हो, प्रिंट कर देना कोड डन, ठीक है। अगर ऐसा ना हो तो प्रिंट करते रहो n को और काउंट डाउन n-1 करते रहो। अभी हमने कुछ कॉल किया नहीं है इसको, तो ये रन होगा नहीं। अब मैं अगर इसको कॉल कर दूं काउंट डाउन ऑफ 5, तो आप देख सकते हैं 5 4 3 2। अब ये कैसे काम करता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका कि ये काम कैसे करता है। जैसे ही ना इंटरप्रेटर इस ब्लॉक में पहुंचा, इस सेल के अंदर पहुंचा, तो उसने बोला कि डिफाइन, मतलब कोई फंक्शन बनाया होगा काउंटडाउन नाम से फंक्शन बनाया, तो चेक करेगा कि कहीं इसने कॉल किया क्या फंक्शन को। इसने बोला हाँ, इसने कॉल किया फंक्शन को, लेकिन इसने इसके अंदर एक वैल्यू भी दे रखी है 5, तो चेक करेगा कि हाँ आर्ग्यूमेंट तो है, पैरामीटर है, तो उसकी वैल्यू तो होगी। तो इसने बोला हाँ 5 है, तो इसने बोला कि n की वैल्यू 5 होगी, ठीक है, n की वैल्यू 5 होगी। अब जाएगा फंक्शन के अंदर, ये बोलेगा इफ़ n इक्वल टू 0, क्या n की वैल्यू 0 है? ये बोलेगा नहीं, तो ये क्या करेगा, एल्स के अंदर चला जाएगा, डायरेक्ट स्किप करेगा इफ को, एल्स के अंदर जाएगा, और एल्स के अंदर जाने के बाद ये यहाँ पर प्रिंट करेगा 5 को प्रिंट किया, 5 प्रिंट कर दिया इसने यहाँ पर। 5 प्रिंट करने के बाद ये बोलेगा काउंट डाउन को कर दो n-1, मतलब क्या कर रहा है ये, जो काउंट डाउन है ना COUNT, काउंट डाउन को n-1, n की वैल्यू क्या 5 -1 कर दो 4। अब आप यहाँ पर देखिए इसके अंदर और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं, सिर्फ n की वैल्यू का डिफरेंस है। ये फंक्शन कॉल कर रहा था तब ये स्टार्टिंग से स्टार्ट हो गया, लेकिन अब इसी चीज़ को हमने इसके अंदर भी रख दिया, मतलब अब ये काउंटडाउन वापस कॉल करेगा इसी सेम फंक्शन को, जिसमें हमारे पास n की वैल्यू है, इस बार है वो है 4, ये गया 4 के पास, 4 होगी, ये गया वापस इसके पास, ये बोलेगा n की वैल्यू 0 नहीं, तो ये बोलेगा n की वैल्यू वापस प्रिंट कर दो। अब इस बार हमारे पास n की वैल्यू 4, तो हमने प्रिंट कर दी, और इसने बोला ठीक है प्रिंट तो कर दी, लेकिन काउंटडाउन की वैल्यू n-1 कर दो एक बार वापस से। तो हमने बोला कि ये लोग काउंटडाउन की वैल्यू n-1 मतलब 4-1 3 कर देंगे, 3 कर देंगे। तब वापस देखो आप, क्या इसमें और इस लाइन में कोई डिफरेंस है? नहीं, n की वैल्यू का डिफरेंस है। जब n की वैल्यू का डिफरेंस है तो ये वापस ऊपर जाएगा, ये बोलेगा 0 नहीं है तो प्रिंट कर दो n को। तो हमने बोला n को तो हम 3 प्रिंट कर देंगे, n की वैल्यू तो हम 3 प्रिंट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर इस बार n की वैल्यू जो है वो 3 है, लेकिन ये बोला काउंट डाउन की वैल्यू वापस से कम करो एक। हाँ बोला ठीक है, काउंट डाउन की वैल्यू भाई करनी पड़ेगी, आपने बोला है, तो काउंट डाउन की वैल्यू कम कर दी, तो n की वैल्यू इस बार हमारे पास जो है वो होगी 2 हो गई, तो वापस ऊपर जाएगा, बोलेगा क्या 0 है? नहीं, तो ये 2 प्रिंट कर देगा। 2 प्रिंट करने के बाद ये काउंट डाउन की वैल्यू को, ये काउंट डाउन में इसकी वैल्यू को 1 कर देगा। 1 करने के बाद ये बोलेगा कि वापस से देखो भाई क्या ऐसा कुछ हो रहा है अजीब सा काम, इसमें 0 है n की वैल्यू नहीं, तो ये बोलेगा ये लो 1 वापस प्रिंट कर दिया, 1 वापस जब प्रिंट कर दिया, अब ये बोल रहा है कि अब n की काउंटडाउन को वापस से 1 कम करो। तो हमने बोला कि ठीक है भाई, ये काउंटडाउन को हमने वापस से 1 कम कर दिया, और जब 1 कम करेंगे इस बार काउंटडाउन को, उसकी वैल्यू होगी 0। जैसे ही 0 हुई, इसने बोला n की वैल्यू 0 है, इसने बोला हाँ 0 है, इसने बोला प्रिंट कर दो कोड डन। तो हमने बोल दिया कोड डन, ओके, डाउन की जगह तो दिमाग खराब हो गया, ठीक है, कोड डन। तो इसने हमारा कोड डन है, इस नाम को प्रिंट कर दिया इसने। तो यहाँ पर यह है रिकर्जन। अब यहाँ पर देखिए
ये कॉल बार बार कर रहा है। अब ये जब यहाँ पर इसको कोई फंक्शन कॉल नहीं मिलेगा तब ये क्या करेगा, जब फंक्शन कॉल नहीं मिला तो ये कोड मतलब बंद हो जाएगा, मतलब कोड स्टॉप हो जाएगा। जब इसको वापस फंक्शन कॉल नहीं मिला तो ये कोड बंद हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूँ काउंट डाउन n+1, ठीक है, काउंट डाउन n+1 किया, 5 हो गया। इफ़ n = 5 हो गया तो प्रिंट कर देना गुड एग्जीक्यूशन। और ये कोड एग्जाम में आते हैं। आपको डिसीजन ट्री बना के, नॉट अ डिसीजन ट्री, आपको रिकर्जन ट्री बना के इसका आउटपुट ड्राई रन के थ्रू निकालना होता है, ठीक है। मैं इसका एक वीडियो बना के डालूंगा जिसमें आपको मैं ड्राई रन करके बताऊंगा एकदम हाथों से, जिसमें हम रिकर्जन ट्री भी बनाएंगे और आउटपुट देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जैसे ये कोड डन प्रिंट होगा, ये इस लाइन में आएगा, ये बोलेगा काउंट डाउन की वैल्यू है वो n+1 कर दो। मतलब n+1 करेगा तो 0 थी जो n की वैल्यू वो हो जाएगी 1 हो जाएगी। चेक करेगा नहीं है 1 तो ये बोलेगा प्रिंट कर दो, n को वापस प्रिंट कर दो, n+1 तो मतलब यहाँ पर इस बार 1 प्रिंट होगा। तो चेक करेगा नहीं है, ये वापस से जाएगा, ये वापस से इसे प्रिंट करता रहेगा। एक बार रन करके देखते हैं क्या आता है। अब ये देखिए, ये इनफाइनाइट रिकर्जन, मतलब जो हमारा लूप होता है ना, सिर्फ लूप में ही नहीं होता, ये देखते रहिए, मतलब ये बहुत बार एक ही एक वैल्यू को प्रिंट करता रहेगा। इसमें हमारा काम आता है ये देखिए हम कितने नीचे चले गए 1 ही सेकंड के अंदर। तो ये होता है रिकर्जन। ये इनफाइनाइट लूप की तरह काम करता है ये भी, कि आप जब तक कंडीशन तक मीट ना करो तब तक चलता रहेगा ये, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सीन है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा वापस आउटपुट आ गया। तो ये था हमारा रिकर्जन के बारे में, ठीक है। ये क्या होता है, स्टेयर्स काउंटडाउन, ये रियल लाइफ एग्जाम्पल में है तो स्टेयर काउंटडाउन करते रहो, ये अपने आप को कॉल करता रहता है बार बार। इसके बाद आता है जनरेटर्स क्या होते हैं, ये वैल्यू को जनरेट करते हैं। इसमें हमारे पास होता है यील्ड नाम की वैल्यू, यील्ड होता है, इसकी हेल्प से काम करता है। जैसे डिफाइन किया मैंने नम को yield1 yield2। अब अगर इसको कॉल करना हो तो या तो इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू या इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकते हो, या नेक्स्ट मेथड है उसकी हेल्प से कॉल कर सकते हो। अब जनरेटर्स का क्या काम होता है, ये जनरेट वैल्यूज़ को जनरेट करते हैं। एक रिटर्न फंक्शन होता है और एक होता है जनरेटर। रिटर्न क्या करता है, जब इसने एक बार रिटर्न कॉल कर दिया तो ये कोड के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, मतलब वो कोड वापस से नहीं चलेगा जब तक हम इसको वापस से री रन नहीं करते। लेकिन यील्ड में क्या होता है, यील्ड क्या करता है, ये पोज कर देता है कोड को कि ठीक है इसने भी एक वैल्यू मांगी है, ये आगे वाली भी मांगी है, ये जनरेट करता रहता है। अगर मैंने इसमें वापस किया नेक्स्ट और नम किया तो ओके इनकम्प्लीट, ठीक है। तो अब ये वापस से वैल्यू से प्रिंट करता रहेगा, बार बार वैल्यू इस तरह से प्रिंट करता रहता है। 1 2 3 4 ऐसे कंटिन्यूस वे में वैल्यूज प्रिंट करता है। इसका बेनिफिट क्या है, ये तो मेमोरी को सेव करता है, ये एक साथ सारी चीज़ें स्टोर नहीं करता, ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से वैल्यूज़ को स्टोर करता रहता है और ये एफिशिएंट होता है। जैसे नेटफ्लिक्स लोड्स 1 एपिसोड एट अ टाइम, ये एक टाइम में एक एपिसोड नेटफ्लिक्स से कैसे लोड करता है, ये इस तरह से काम करता है। इसके बाद आता है डेकोरेटर्स क्या होता है, डेकोरेट करते हैं। किसी भी जो फंक्शन होता है उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी हो ना, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे डेकोरेटर एड्स एक्स्ट्रा फीचर्स टू अ फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर वो एक्स्ट्रा फीचर ऐड कर देता है। आपको अगर डेकोरेटर का यूज़ करना हो, आपको एक पूरा फंक्शन लिखते हैं आप, उसके बाद उस फंक्शन का नेम होता है, उसके हिसाब से डेकोरेटर का नाम लिखते हैं @ डाल के, और उसको फिर यूज़ करते हैं अच्छे से, ठीक है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या है, एडिंग चॉकलेट्स टॉपिंग ऑन आइसक्रीम, मतलब एडिंग चॉकलेट से टॉपिंग ऑन आइसक्रीम के ऊपर जो वो चेरी वेरी लगाते हैं, कभी कोई चॉकलेट डालता है, वो एडिशनल चीज़ें होती है, जो एडिशनल पिक्चर होते हैं तो हम इसमें ऐड करते हैं। फंक्शन स्टेज सेम, बिहेवियर इंप्रूव हो जाता है।
फंक्शन तो सेम रहता है, उसका जो बिहेवियर है वो इम्प्रूव हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, और ये वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो अभी इसको हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो इसमें क्या है, हमने आज क्या सीखा, हमने फंक्शंस के बारे में, पैरामीटर्स के बारे में, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, रिटर्न, ARGS मतलब स्टार आर्ग्यूमेंट, डबल स्टार, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, स्कोप, लैम्बडा फंक्शन, रिकर्जन, जनरेटर्स एंड डेकोरेटर्स के बारे में हमने पढ़ा। तो इस वीडियो में हमने जितना कुछ पढ़ा उसके जो क्विज क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन थे, वो आप देख लीजिए। जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये मैंने थ्योरी के रूप में लिखे, कोड के रूप में नहीं लिखे इस बार, आपको कोड खुद से लिखना है। क्या है कि क्रिएट अ फंक्शन स्टूडेंट ग्रीटिंग, एक फंक्शन का नाम है स्टूडेंट ग्रीटिंग, वो क्रिएट करना है। उसके बाद क्या करना है, प्रिंट करना है वेलकम टू पाइथन क्लास, प्रिंट माई नेम इज़ राहुल एंड प्रिंट करना है आई एम लर्निंग फंक्शंस। ये तीनों चीज़ें प्रिंट करनी बहुत ही आसान है। नाम बनाना है, प्रिंट स्टेटमेंट डाल के ये तीनों चीज़ें लिख देनी और फंक्शन को कॉल करना है बस। अगर आपको समझ में आया हो तो आप डायरेक्ट कर लोगे, वरना अगले वीडियो का वेट करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा आपको। इसके बाद जो क्वेश्चन 2 है वो क्या है, क्रिएट अ फंक्शन शो डिटेल्स नेम एंड सिटी दैट टेक स्टूडेंट्स नेम एंड सिटी एज इनपुट। स्टूडेंट का नाम और सिटी लेना एज ए इनपुट। उसके बाद प्रिंट करना है स्टूडेंट का नाम, सिटी एंड वेलकम मैसेज। इसके बाद जो 4th क्वेश्चन है, क्रिएट अ फंक्शन कैलकुलेट मार्क्स, जो मार्क्स कैलकुलेट कर रहा है मैथ, साइंस एंड इंग्लिश के, दैट टेक्स मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। कैलकुलेट करता है टोटल मार्क्स, कैलकुलेट करता है एवरेज एंड रिटर्न करता है बोथ टोटल एंड एवरेज। ठीक है, तो ये ठीक क्वेश्चन है। इसके बाद 4th क्वेश्चन है, क्रिएट अ फंक्शन फाइंड लार्जेस्ट नंबर स्टार नंबर्स में। अच्छा, इसने बोला कि कोई भी लिमिट नहीं कि इनपुट कितने भी हो सकते हैं, आपको उसमें से लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। एक्सेप्ट मल्टीपल नंबर्स, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर मैन्युअली यूजिंग लॉजिक, डू नॉट यूज़ मैक्स फंक्शन, मैक्स फंक्शन का यूज़ नहीं करना है। आप चाहो तो खुद का मैक्स फंक्शन बना के यूज़ कर सकते हो, ऐसे डायरेक्ट मैक्स फंक्शन का यूज़ नहीं करना, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया था। रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू। इसके बाद 5th क्वेश्चन है, प्रिडिक्ट द आउटपुट फर्स्ट देन एक्सप्लेन वाई। आउटपुट प्रिडिक्ट करना और बताना कि क्यों हुआ ऐसा। अक्स इक्वल टू इंडिया है। उसके बाद रखा है डिफाइन कर रखा आउटर, आउटर नाम का एक फंक्शन है। अक्स इक्वल टू राजस्थान दिया है और उसके अंदर डिफाइन कर रखा इनर नाम का एक फंक्शन। मतलब ये नेस्टेड फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन, जैसे लूप के अंदर लूप होता ना, सेम एज इट इज़ वही फंडा काम करता है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें चल रही है। और इसने बोला कि इनर को कॉल किया, प्रिंट करना आउटर ऑफ अक्स, और आउटर को कॉल किया है और प्रिंट करना है ग्लोबल ऑफ अक्स। तो इसका आउटपुट बताना और क्यों आया इस आउटपुट ये भी बताना है। तो ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस अपने क्विज क्लास के। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ और इम्प्रूवमेंट चाहिए जो कि आपकी एक कॉन्सेप्चुअल लेवल को बढ़ा सके, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सके, तो आप फीडबैक के तौर पर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम अगले वीडियो में श्योर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसके अंदर हम इससे भी आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।